जो जो मैंने ऊपर डॉक्यूमेंट बताए हैं, अगर आप ये लगाते हैं तो आप 100% अपना यूके का वीज़ा इजीली प्राप्त कर सकते हैं। और आपको जो इस यूके का वीज़ा इजीली आपको जो है वो स्टैंप हो जाएगा। यूके का स्टिकर वीज़ा आपको लग जाएगा और 6 मंथ का आपको यूके का स्टिकर वीज़ा लगेगा, जिसमें आप यूके में आप विज़िट कर सकते हैं। और आप विज़िट करके यूके के जो आपका टूरिस्ट वीज़ा है उसको आप वर्क परमिट में भी चेंज कर सकते हैं। और आप उसको जो है एक स्टडी वीज़ा में भी चेंज कर सकते हैं, जिसके थ्रू की आपके बहुत कम चार्जेस लगते हैं। जैसे आप स्टडी वीज़ा डायरेक्टली इंडिया से अप्लाई करते हैं तो आपके ज़्यादा पैसे लगते हैं। अगर आप स्टडी वीज़े को वहाँ पे कन्वर्ट करवाते हैं तो आपके उसमें बहुत सारे कम पैसे लगते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए और इतने सारे मुझे मैसेज करने के लिए। मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे आप लोगों की कि कोई वीडियो बनाओ कि हमारे लिए कि हम यूके में ट्रैवल कर सकें और यूके में विजिट कर सकें और अपना वीज़ा हम चेंज करवा सकें। वर्क परमिट हो चाहे आप वो एक स्टडी वीज़ा में चेंज करवाना चाहते हो या आप यूके में सेटलमेंट होना चाहते हो। तो ये मेरे सभी जो दोस्त वीडियो देख रहे हैं तो उनका मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और आज आपके लिए स्पेशल वीडियो होने वाला है क्योंकि इस पर ही मैं सभी जो टॉपिक्स हैं वो कवर करूंगा और आपको डॉक्यूमेंटेशन वन बाय वन बताऊंगा कि आपका कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है और कहाँ पे आपने ये डॉक्यूमेंट लगाना है और किस तरह से आपने डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन करना है कि आपको जो है यूके का वीज़ा आपको ईजिली मिल जाए। तो अभी जो है यूके जो बहुत सारी वीज़ा एप्लीकेशन आपको जो है इजीली अप्रूव कर रहा है और सभी को जो है बहुत अच्छा रिस्पांस, पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। और इस वक्त में यूके में हाई डिमांड चल रही है। वर्कर्स की हो गया, स्टडी वीज़ा हो गया या टूरिज्म को भी बहुत प्रमोट कर रहा है। तो आप इजीली अपना वीज़ा अप्लाई करके अपना वीज़ा सबमिट करके अपना जो वीज़ा इजीली प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आज को आपको इस टॉपिक में आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन बताऊंगा कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं। डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट बताऊंगा कि जिससे आपका 101% आपका वीजा विद इन ए 6 वीक आपको जो है आपका पासपोर्ट मिल जाएगा। अभी कुछ लोगों को पासपोर्ट जिन्होंने कईयों ने सबमिट किया उनको वीजा नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उनका इनप्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। और मैं नहीं चाहता कि आप ये सभी दोबारा गलती करें। तो आप इस वीडियो को लगातार देखते रहिए और पूरे एंड तक देखिए और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को क्योंकि आपको न्यू न्यू अपडेट्स मिलते रहेंगे जिसके थ्रू आपको जो है वीजा सबमिट करने के बाद की क्या क्या फॉलो अप करने हैं, कवर लेटर कैसे बनाना है, होटल बुकिंग, फ्लाइट टिकट कैसे बुक करना है। तो आपको ये सारा अपडेट मिलता रहेगा। चलो गाइस, तो ज्यादा देरी ना करते हुए आगे वीडियो में बढ़ते हैं। तो मैं आपको इसमें डॉक्यूमेंटेशन बताऊंगा कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं जिसके थ्रू आपको इजीली वीजा आपको जो वो इजीली प्राप्त हो जाएगा और आपको ज़्यादा दिक्कत वाला सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं डॉक्यूमेंटेशन जो है आपको वन बाय वन बताया दूंगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगाना है। तो स्टार्टिंग करते हैं इस वीडियो का। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपने लगाना है वो है हमारा पासपोर्ट। तो पासपोर्ट जो लगाना है आपने आपने पासपोर्ट लगाना है तो पासपोर्ट का जो आपका वैलिडेशन है वो 6 मंथ वैलिडेशन तो होना ही चाहिए। बिकॉज एम्बेसी जो वीज़ा देती है आपका जो फर्स्ट जो यूके का स्टार्टिंग टूरिस्ट वीज़ा है वो है 6 मंथ का वीज़ा है जो कि $132 में पे करके आप अपना वीज़ा लेते हो। तो वो 6 मंथ का आपको वीज़ा देगी तो आपका पासपोर्ट भी जो है वो 6 मंथ के लिए वैलिड होना जरूरी है क्योंकि आपका पासपोर्ट मैक्सिमम जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो 6 to 8 मंथ के बिटवीन आपका जो है पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। दूसरा आपका डॉक्यूमेंट होता है सैलरी सर्टिफिकेट। सैलरी सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए जो जॉब करते हैं और जो जॉब नहीं करते वो अपना स्टूडेंट का रिकॉर्ड लगा सकते हैं कि हम स्टूडेंट हैं और हम घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं। तो सैलरी सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए जो जॉब करते हैं। और सैलरी सर्टिफिकेट आपने जो लगाना है वो 1 ईयर का सैलरी सर्टिफिकेट लगाना है। बहुत लोग कंपनी में काम करते हैं तो उनको जो है सैलरी सर्टिफिकेट इजीली मिल जाता है। तो सैलरी सर्टिफिकेट जो है आपको बहुत ज़्यादा बात नहीं रहेगी तो सैलरी सर्टिफिकेट आपको इजीली प्राप्त हो सकते हैं। आपने सिंपल एचआर के पास जाना और एचआर को बोलना कि हमें सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए 1 ईयर का, तो वो आपको सैलरी सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। पर ये ना भूलिएगा कि सैलरी सर्टिफिकेट में ऑथराइज स्टैंप और सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है। तो ये दोनों चीज़ों आपने जो है वो आपने जरूर देखनी है। तो थर्ड जो जो डॉक्यूमेंट है वो है हमारा पे स्लिप फॉर 6 मंथ्स। तो पे स्लिप क्या है? पे स्लिप जब आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपको जो है 1 बाय 1 जो पे स्लिप जो आपको इजीली मिलती है। तो आपकी चाहे पे स्लिप चाहे 10,000 की हो, 20,000 की हो, 30,000 की हो, 40,000 की हो, तो आपने पे स्लिप जरूर लगानी है। और पे स्लिप आपने जो लगानी है वो पूरी 6 मंथ की लगानी है। पे स्लिप जो इलेक्ट्रॉनिक जनरेट जो होती है, आजकल कंपनियां क्या कर रही है कि आपको ईमेल डायरेक्टली करती हैं कि आपकी ईमेल पे डायरेक्टली पे स्लिप आती है आपके मंथ की। तो आपने क्या करना है, अपने लास्ट 6 मंथ की जो है आपको सैलरी स्लिप आई है वो आपने अपनी प्रिंट आउट निकालना है और इसके डॉक्यूमेंट भी अपनी फाइल में अटैच करने हैं। तो 1 बाय 1 डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ। तो पहला हो गया पासपोर्ट, सेकंड सैलरी सर्टिफिकेट, थर्ड जो है वो पे स्लिप होगी आपकी।
तो चलते हैं अब फोर्थ के ऊपर। फोर्थ जो हमारा नंबर है वो है होटल बुकिंग। तो होटल बुकिंग जो आए गाइस आपने जो करनी है वो होटल बुकिंग आपने 200 to 300 पाउंड के बीच में करनी है। और होटल बुकिंग जो आपने करनी है वो कंफर्म्ड वाली करनी है। जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपने ऑनलाइन पेमेंट करते टाइम आपने क्या करना है कि पेमेंट एट होटल का ऑप्शन आपने चूज करना है। क्योंकि अगर आप पेमेंट एट होटल का ऑप्शन चूज करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप का वीज़ा जब आएगा तो आप वीज़ा आने के बाद जो है अपना होटल बुकिंग इजीली कैंसिल कर सकते हैं। और अपना जो है अलग से कुछ भी आपने इंतजाम करना हो जाते टाइम तो आप कुछ भी मतलब आपका जो चीपर वाला देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। तो पर जब आपने होटल बुकिंग करनी है तो आपने बुकिंग थोड़ी अच्छी वाली करनी है, क्योंकि उनको लगे कि वो ये बंदा घूमने फिरने आ रहा है और ये यहाँ पे घूम फिर के वापस जाएगा। तो उनको थोड़ा आपने गुमराह नहीं करना है। तो आपने जो है वो सबसे चीपर वगैरह होटल बुकिंग वगैरह बुक नहीं करनी है। तो आपने 200 to 300 पाउंड के बीच में जो आपने होटल बुकिंग आराम से बुक कर लेनी है। तो होटल बुकिंग आपने कंफर्म करनी है, क्योंकि वो कई बार एम्बेसी ऑफिसर जो होता है वो वीज़ा देने से पहले जो होटल को कॉल करता है कि कंफर्म करता है कि आपका होटल जो है वो कंफर्म्ड है या फेक्ड तो नहीं, आपने मतलब डमी तो नहीं बना रखी बुकिंग आपने। तो ये भी एक जरूरी रखने वाली बहुत जरूरी बात है कि आपने होटल बुकिंग जो है कंफर्म करनी है। फिफ्थ जो हमारा ऑप्शन है वो है हमारा फ्लाइट टिकट। तो फ्लाइट टिकट जो आपने करनी है, जो लोग फ्लाइट टिकट कंफर्म करना चाहते हैं वो कंफर्म भी कर सकते हैं, और जो लोग डमी बुकिंग करना चाहते हैं वो डमी भी कर सकते हैं। क्योंकि एम्बेसी ऑफिसर जो होता है वो एयरलाइन को कॉल नहीं करता है टिकट चेक करने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी एयरलाइंस हैं वो किस किस को कॉल करता पड़ेगा आपको। मान लो चाहे इंडिया में जो भी हमारी एयरलाइंस हैं, जहाँ पर एयर इंडिया होगी, विस्तारा होगी, जो मतलब इंटरनेशनली फ्लाई करती हैं यूके लंदन के लिए, तो आपने ये डॉक्यूमेंटों का ध्यान रखना है। तो आपने फिफ्थ डॉक्यूमेंट जो वो फ्लाइट टिकट लगा रहे हो तो आप एक कंफर्म फ्लाइट टिकट भी लगा सकते हो और एक डमी भी लगा सकते हो, तो उसमें कोई मतलब आपको दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो सिक्स जो आपका डॉक्यूमेंट रहेगा वो रहेगा ऑल पासपोर्ट कॉपी। कुछ लोगों को क्या होता है कि ओल्ड पासपोर्ट होता है और उनको नया पासपोर्ट भी मिला होता है, तो आपने वो दोनों साथ में अटैच करने हैं और आपने क्या करना है कि आपने दोनों पासपोर्ट सबमिट करने हैं। क्योंकि कई बार वो आपका रिकॉर्ड बैक रिकॉर्ड भी चेक करने के लिए आपका कि आपने ट्रैवल हिस्ट्री आपकी, जैसे मान लो कि आपके 2 पासपोर्ट हैं और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री जो वो पिछले वाले पासपोर्ट में है और आप जो वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं वो आपके फ्रेश पासपोर्ट में, तो उनको कई बार पता नहीं चलता है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है या ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो ट्रैवल हिस्ट्री उनको जो शो होना बहुत जरूरी है। तो आपने जब उनको पासपोर्ट सबमिट करना है तो आपने दोनों पासपोर्ट उनको अटैच करके सबमिट करना है जब भी आप BFS ग्लोबल में पासपोर्ट सबमिट करोगे। तो ये हमारा मैं वन बाय वन आपको जो बता रहा हूँ। फर्स्ट हमारा था पासपोर्ट, सेकंड हमारा सैलरी सर्टिफिकेट, थर्ड हमारा पे स्लिप, फोर्थ हमारी होटल बुकिंग, और करंटली अभी फिफ्थ में जो चल रहे हैं वो फ्लाइट टिकट, और अभी हम सिक्स्थ में जो जाएंगे वो है ऑल पासपोर्ट कॉपी। तो पासपोर्ट कॉपी आपने जो है वो आपने ऑल पासपोर्ट जो है आपने सबमिट कर देने हैं। और सेवंथ जो हमारा आता है वो ऑल वीज़ा स्टैंप्स। जैसे आप जो है कि आपने ट्रैवल किया हो, आपने शेंगन ट्रैवल किया हो, दुबई ट्रैवल किया हो, मलेशिया ट्रैवल किया हो या सिंगापुर ट्रैवल किया हो, तो आपने क्या करना है, आपने उन सभी की जो जो आपको स्टैंप्स लगी हुई ना, आपने सभी की फोटोकॉपी कर लेनी है। और आप अब जब अपनी फाइल सबमिट करोगे ना तो अपनी फाइल के साथ जो जो आपने ट्रैवल हिस्ट्री आपकी है उसका आपने फोटोकॉपी करवाना है, और कलर्ड फोटोकॉपी कराना है गाइस। आपने ये नहीं कि ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी करवा दी और आपने दे दिया, कलर्ड फोटोकॉपी करवाओगे तो उसमें अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा वीज़ा ऑफिसर को। तो एम्बेसी का जो ऑफिसर होएगा वो जो आपका डॉक्यूमेंट चेक करेगा तो उसको एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। तो आप कलर्ड वाली करवाना, और जो आपने के जितने भी स्टैंप्स लगे हुए हैं आपने जो सभी अटैच करने हैं। एट्थ जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन है वो हमारा कवर लेटर है। तो कवर लेटर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कवर लेटर कैसे बनाना है। जिन लोगों को कवर लेटर मतलब चाहिए, अगर नहीं बना सकते, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा। मैं एक ट्रैवलर हूं जो कि मेरे साथ पहले भी कई लोग जुड़ चुके हैं जिनकी मैंने बहुत लोगों की हेल्प करी है कि अगर उनको कोई वीज़ा में दिक्कत आती है, उनका वीज़ा अप्लाई नहीं हो पाता, रिफ्यूज़ल आता है, उनके डॉक्यूमेंट सही नहीं होते, तो मैं नहीं चाहता कि आपका भी रिफ्यूज़ल आए। मतलब मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरा वीज़ा जो है सक्सेसफुली ईजिली आ गया है, तो मैं भी चाहता हूँ कि आपका वीज़ा भी जो है वो सक्सेसफुली आ जाए। तो आपने क्या करना है कि आपने जो कवर लेटर लगाना है वो प्रॉपर तरीके से बनाना है, और आपने कवर लेटर जरूर लगाना है, क्योंकि एक कवर लेटर जो है एम्बेसी ऑफिसर जब आपकी फाइल देखते हो तो फाइल के सबसे टॉप में जो रखा जाता है वो आपका कवर लेटर रखा जाता है। तो उसकी डायरेक्ट जो इम्पैक्ट जाता है वो कवर लेटर पे जाता है, और वो कवर लेटर को पढ़ता है। तो कवर लेटर को पढ़ के ही उसको जज हो जाता है कि आप कहाँ कहाँ घूमने के शौकीन रखते हैं, आप कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे अगर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं।
आपका वीज़ा आने के बाद आप तो उसको डायरेक्टली मतलब यूके में विजिट करके आप उसको चाहे वर्क में चेंज करवा लो। आपका काम ढूंढ लिया आपने, कोई आपका एम्प्लॉयर मांग गया, आपने उसको वर्क में चेंज कर लिया। आपने किसी ने स्टडी करनी है तो आपने इसमें इजीली स्टडी में चेंज करवा लिया, वो तो आप चेंजेस उसमें इजीली करवा सकते हैं। क्योंकि वर्क जो कि टूरिस्ट वीज़ा है ना, वो वर्क में भी इजीली चेंज हो जाता है और जो स्टडी में भी इजीली चेंज हो जाता है। अगर आप इंडिया से फाइल लगाते हैं तो इंडिया से फाइल जो है वो बहुत हैवी और बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है, जिससे कि एजेंट सबसे मेन फायदा जो हमारा उठाते हैं ना भाई, मैंने आज तक देखा है कि सबसे ज़्यादा हमारा जो फ़ायदा उठाते हैं ना वो कंसल्टेंट ही होते हैं और एजेंट्स ही होते हैं। क्योंकि एजेंट हमको सीधा बताते थे भाई कितना पैसा लगेगा, 4 लाख रुपया लगेगा, भाई कितना पैसा लगेगा, 3 लाख रुपया लगेगा। तो आपने इस झांसे में नहीं आना है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पैसा खाने के चक्कर में होते हैं। तो आपने इस झांसे में नहीं आना है। और आपने वीज़ा फीस जो है यूके की वो सिर्फ 15,000 है गाइस, 15,000 वीज़ा फीस है। तो आप इजीली मतलब आपने क्यों इन्हें 3 लाख और 4 लाख के चक्कर में पड़ना है, जब आपका वीज़ा 15,000 में लग जाएगा। आप एक बार नहीं, आप दूसरी बार ट्राई करो। पर आप ये डॉक्यूमेंट मैं जो बता रहा हूँ, अगर आप ये डॉक्यूमेंट लगाते हो तो आपका जो वीज़ा है वो ठाक करके आने वाला है। तो ये जो मैं डॉक्यूमेंटेशन बता रहा हूँ आपने ये प्रिपेयर जरूर करने हैं। जो अभी करंट टॉपिक में जो चल रहे हैं वो कवर लेटर है। कवर लेटर के साथ में एक और जो रखना चाहूँगा वो रखना चाहूँगा इनविटेशन लेटर। ये दोनों साथ में इसलिए अटैच कर रहा हूँ क्योंकि इनविटेशन लेटर जो है, जिसका किसी फैमिली मेंबर या किसी का स्पाउस यूके में अगर रह रहा है, लंदन में अगर रह रहा है, तो आप इजीली मतलब वहाँ से इनविटेशन मंगवा सकते हैं, उनका पासपोर्ट कॉपी मंगवा सकते हैं। तो जब आप वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन जब आप BFS ग्लोबल या एम्बेसी में सबमिट करते हैं तो उनको डायरेक्टली पता चल जाता है कि आपका ऑलरेडी रिलेटिव जो है वो ऑलरेडी लंदन यूके में जो है बैठा हुआ है। तो आप उनके पास मिलने जाते हैं, जैसे उनके वहाँ पे पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, किसी का आजकल क्या होता है कि आजकल जैसे किसी को बेबी होने वाला है तो वो फैमिली मेंबर से किसी को बुलाते हैं। तो ऐसे इनविटेशन लेटर जो है इशू आप कर सकते हैं, वो वहाँ से उनसे बात करके। तो आपको जो है एक वीज़ा आपको लेने में बहुत इजीली आपका जो है वो हेल्प करेगा। जो है 9th डॉक्यूमेंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत जरूरी है, वो है इंश्योरेंस कॉपी। तो आपको पता ही है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इंश्योरेंस आपकी कौन क्लेम कर रहा है। तो एम्बेसी ऑफिसर जो है आपका जो डॉक्यूमेंटेशन चेक कर रहा है वो ये भी जानना चाहेगा कि आपके पास इंश्योरेंस है, कि अगर आपको मतलब वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ होता है, मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो आपके साथ गाइस, पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, अगर कुछ होता है तो आपको पीछे जो है वो बैकअप प्लान है, आपका जो इंश्योरेंस जो है वो आपका कवर अप क्लेम कर सकती है अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको जो है वो इंश्योरेंस जरूर करवानी है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कि आपने इंश्योरेंस कहाँ से करवानी है। आप मेरी वीडियो लिस्ट में जा के आप देख सकते हैं कि आपने इंश्योरेंस कहाँ से करवानी है। एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, वहाँ से आपने इंश्योरेंस करवानी है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप इजीली देख के फॉलो स्टेप करके आप इजीली वहाँ से अपना इंश्योरेंस बुक कर सकते हैं। और ओनली इंश्योरेंस आपकी जो है 500 रुपये में आपकी जो है वो ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो आपका पूरा ट्रिप कवर अप करती है। तो जैसे 6 मंथ का वीज़ा है तो आप वहाँ पे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जितने मतलब 6 मंथ तक आप यूके में रुक सकते हो। आपने 6 मंथ में यूके में रुको। वैसे तो बोलने पर टूरिस्ट है, आपको अगर काम मिल जाता है, आपका एम्प्लॉयर सही होता है तो आप काम भी कर सकते हैं। बाद में उसको आप चेंज करवा लीजिए, 3-4 महीने बाद आप उसको चेंज करवा लीजिए। आप 3-4 महीना देखिए, अगर आपका जुगाड़ कहीं सेट हो जाता है तो आप उसको फिर स्टडी में भी चेंज करवा लीजिए। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे जाके आपके कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, आप कैसे मैनेज करते हो। तो ये वहाँ पे जाके सब कुछ गाइस हो जाता है। मतलब वैसे बोलने में भी मुश्किल है, करने में भी मुश्किल है, बट आप कोशिश करोगे तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आपका वीज़ा जरूर आ जाएगा। और ये थे हमारी जो थी वो इंश्योरेंस कॉपी की हम बात कर रहे थे। तो इंश्योरेंस कॉपी जो आपकी एक बहुत अच्छी वेबसाइट मैंने वीडियो बनाया है, तो आप वहाँ पे देखिए इंश्योरेंस कॉपी जो है वो निकाल सकते हैं इजीली। और 500 रुपये की जो सिंपल इंश्योरेंस कॉपी इजीली बन जाती है। तो हमारा जो 10th डॉक्यूमेंट है वो बहुत मेन डॉक्यूमेंट है जो कि एम्बेसी ऑफिसर जरूर चेक करता है, वो है हमारा बैंक स्टेटमेंट। तो गाइस रही बैंक स्टेटमेंट की बात, तो कुछ लोग परेशान होते हैं कि बैंक स्टेटमेंट हम 6 मंथ की बनाएं, 3 मंथ की बनाएं, 2 मंथ की बनाएं, 4 मंथ की बनाएं। तो आपने जो बैंक स्टेटमेंट बनवाना है वो आपने 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट बनवाना है, क्योंकि 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट जो है बहुत जरूरी है। और आपका जो बैंक स्टेटमेंट होना है वो एक ऑथराइज्ड बैंक से होना चाहिए। जैसे आपका हमारा इंडिया में जो है वो SBI जो है हमारा एक ऑथराइज्ड बैंक है। जब SBI किसी आप बैंक स्टेटमेंट लेंगे तो आपने 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट लेना है और उसमें मिनिमम अमाउंट जो है 3 लाख to 4 लाख रुपीज जो है वो होना चाहिए।
क्योंकि आप घूमने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे खर्चा करेंगे तो एम्बेसी ऑफिसर को लगना चाहिए कि आप अपना खर्चा क्लेम कर सकते हो, आप वहाँ पे कर सकते हो, तो क्योंकि आप घूमने के लिए जा रहे हैं। तो बैंक स्टेटमेंट तो इसमें बहुत बड़ी बात रखता है। तो बैंक स्टेटमेंट जो SBI बैंक से निकलवाते हैं, कुछ लोग आजकल ये गलती कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट निकाल लें। भाई ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट तो निकाल लोगे आप, उसमें जो स्टैंप लगी होगी वो भी डिजिटल होगी और उसमें जो सिग्नेचर होंगे वो भी डिजिटल होंगे। तो कई बार क्या होते हैं, एम्बेसी ऑफिसर वाले जो होते हैं वो एम्बेसी वाले कई बार मानते नहीं है। तो आपने ये गलती नहीं करनी है, आपने बैंक में जाना है और बैंक से आपने जो है वो अपने बैंक स्टेटमेंट निकालनी है। क्योंकि वो वहां पे जब बैंक स्टेटमेंट निकालते हैं ना तो वो सभी पे ओरिजिनल स्टैंप लगाते हैं, तो तभी स्टैंप लगेगी और तभी सिग्नेचर होंगे और आपकी जो है वो इजीली आपकी फाइल लग जाएगी। तो बैंक स्टेटमेंट आपको ये दिक्कत नहीं होगी। तो बैंक स्टेटमेंट मैंने आपको फंडा बता दिया। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके साथ हमेशा आपकी हेल्प के लिए हमेशा बैठा हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों का जैसे मेरा वीज़ा लगा इजीली वीज़ा लगे। अब हमारा 11 जो टॉपिक है वो कंपनी आईडी है। जो लोग कंपनी में काम करते हैं वो अपना कंपनी आईडी लगा सकते हैं। कंपनी आईडी का लगाने का मतलब है जिस आप अलग अलग कंपनी में काम कर रहे हो तो इजीली सी जो है वो आप कंपनी आईडी लगा सकते हो। आपने डायरेक्टली मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, फ्रंट साइड लगाते हैं कंपनी आईडी का, बैक साइड नहीं लगाते। तो आपने क्या करना है, फ्रंट और बैक साइड दोनों का आपने प्रिंट आउट निकालना है। और प्रिंट आउट आपने जो वो आपने सिंपल वाले नहीं निकालना है, आपने कलर्ड निकालना है। तो कलर्ड की जो वो अलग बात होती है। तो आपने जो अपना प्रिंट आउट निकालना है कंपनी आईडी का वो आपने कलर्ड निकालना है और अपनी फाइल के साथ अटैच करना है, जो कि हमारा था 11th डॉक्यूमेंट। अब हम जाएंगे 12th डॉक्यूमेंट पे। 12th जो डॉक्यूमेंट जो हमारा लगेगा, कुछ लोग इसको एक्सेप्टेंस करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो इंडिया से बाहर रहते हैं, गल्फ में रहते हैं, चाहे सिंगापुर में रहते हैं या किसी और कंट्री में रहते हैं, तो वहाँ का नेशनल आईडी लगा सकते हैं। और जो लोग इंडिया में रहते हैं वो अपना आधार कार्ड अटैच कर सकते हैं या अपना वोटर कार्ड अटैच कर सकते हैं। वैसे इतनी जरूरत नहीं होती है, अगर आप लगाएंगे तो आपकी फाइल जो है एक स्ट्रॉन्ग ही बनेगी। और जो लोग इंडिया से बाहर रहते हैं वो तो जरूर लगाएं, क्योंकि उनका स्टेटस सामने शो करता है कि वो ऑलरेडी इंडिया के बाहर हैं और उनको वीज़ा थोड़ा जल्दी इजीली मिल जाएगा। तो आपके लिए ही प्रॉफिट की बात है। तो आपने जो लगाना है एक जो है वो आपने रेजिडेंस कार्ड जो होता है, जो कि हर कंट्री का बनता है। अब इंडिया का मान के चले रेजिडेंस कार्ड, तो रिसेंटली जो हमारा सबसे पॉपुलर है वो हमारा आधार कार्ड है। 13 जो डॉक्यूमेंट है वो भी ऑप्शनल है। जिन लोगों की शादी हो गई है वो मैरिज सर्टिफिकेट जरूर लगाएं, और जिन लोगों की शादी नहीं हुई है वो जो डॉक्यूमेंट लगाएं वो उनको लगाने की कोई लोड ही नहीं है, क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई तो वो मैरिज सर्टिफिकेट कहाँ से लगाएंगे। तो आपने क्या करना है, मैरिज सर्टिफिकेट ऑप्शनल है। जिन लोगों की शादी हो चुकी है वो जरूर मैरिज सर्टिफिकेट लगाएं, क्योंकि आपके पासपोर्ट पे ऑलरेडी मेंशन होता है कि आपकी मैरिड हो चुकी, शादी हो चुकी है या नहीं हुई है। तो आपने जो है मैरिज सर्टिफिकेट जरूर लगाना है। और मैरिज सर्टिफिकेट की आपने कोशिश करनी है कि जो आप उसका फोटो कॉपी लगा रहे हैं वो भी कलर्ड वन लगाएं, क्योंकि मैक्सिमम ट्राई करें कि आपकी जो फोटो कॉपी जो लगा रहे हैं वो ज़्यादातर कलर्ड लगाएं, ताकि जो एम्बेसी ऑफिसर है उसको देखने वाले को जो है अच्छा इंप्रेशन जाए। आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो, 15,000 आप फीस भर रहे हो, तो आपने 2, 4, 10, 15, 20 रुपए के पीछे क्या लगाना है। तो आपने ट्राई करना है कि कलर्ड फोटो कॉपी ही निकलवाएं। और 14 जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है, आपकी मतलब वीज़ा फाइलिंग में बहुत अच्छी हेल्प करेगा गाइज। वो है ITR, जिसको हम इंडिया में कहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। तो जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। और जिन लोगों का वीज़ा है, मतलब जिन लोगों का अपना बिजनेस है, वो अपना बिजनेस का जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी साथ में अटैच कर सकते हैं। और अपनी जो आप इनकम टैक्स रिटर्न हर बार मंथली मीन्स ईयरली आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो, तो इनकम टैक्स रिटर्न जब आप सबमिट करते हो तो उससे एक पेपर जनरेट होता है कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो अपनी गवर्नमेंट को आपने पे किया हुआ है। तो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है कि अगर आप अपनी इंडियन कंट्री के आप अपने प्रॉपर एक नागरिक हो जो कि अपनी गवर्नमेंट के चलाए गए रूलों को फॉलो करते हैं, और जो आप जो है इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं, टाइमली पे कर रहे हैं, जिन्होंने भी पे करी हुई है 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, जो भी आपकी इनकम टैक्स रिटर्न है, तो आपने जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न जरूर सबमिट करनी है। और 15 जो डॉक्यूमेंट है वो है हमारा FD होगी, म्यूचुअल फंड हो गए, LIC होगी या इंश्योरेंस पॉलिसी होगी। जिन लोगों ने, कई लोगों क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस करवाई होती है, कोई और LIC इंश्योरेंस करवाई होती है, म्यूचुअल फंड करवाए होते हैं, ये FD होती है। तो आप इसका जो है इसका भी प्रिंट आउट वगैरह जो है वो आप निकाल के अपनी फाइल के साथ अटैच कर सकते हैं, क्योंकि आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग बनेगी। वीज़ा ऑफिसर को लगेगा कि आपकी ऑलरेडी जो है FD, म्यूचुअल फंड, हेल्थ इंश्योरेंस वो आपने एक
ले रखी हुई है, जो कि एक अच्छे नागरिक की पहचान होती है। तो आपने अगर LIC, म्यूचुअल फंड, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह ले रखी है तो आपने ये जरूर अटैच करना है, जो कि हमारा 15 नंबर में कवर अप करता है। तो हमारा 16 नंबर जो चल रहा है वो है 2 पासपोर्ट फोटो कॉपी। तो पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो आपने जो है वो UK स्टैंडर्ड के हिसाब से क्लिक करनी है। तो आप जो ये ऊपर देख रहे हैं तो आपने इस स्टैंडर्ड के हिसाब से अपनी 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपने क्लिक करनी है। वैसे इसकी ज़्यादा जरूरत तो होती नहीं, कई बार क्या होता है जैसे आपको मैं बताऊंगा कि आप जैसे BFS ग्लोबल में कई बार क्या होता है कि आप जब डॉक्यूमेंट समझ करते हैं तो कई बार वो फोटो मांगते हैं और कई बार वो फोटो नहीं मांगते हैं, क्योंकि आपकी फोटो तो वहीं पे होएगी, क्योंकि आपके जो बायोमेट्रिक्स होंगे, बायोमेट्रिक आपकी वहीं पे होएगी और आपकी फोटो भी है वो वहीं क्लिक करेंगे। तो आपने अच्छा ड्रेसअप होके जाना है और आपकी क्योंकि फोटो वहीं पे होएगी और जो आपके फिंगरप्रिंट्स होंगे वो भी वहीं पे होंगे। तो पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो एक ऑप्शनल तरीके से हम रख सकते हैं, पर आपको लेके जाना जरूरी है। कई बार जो है वो BFS ग्लोबल वाले वो मांग लेते हैं, कई बार वो नहीं मांगते, बिकॉज आपकी फोटो जो है वो वहीं पे वो क्लिक करेंगे और बायोमेट्रिक भी आपका वहीं पे होएगा। तो हमारा जो है वो 17 टॉपिक जो नंबर है वो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा स्टेप हैं, क्योंकि वो आपके फादर का नाम ही आपके फादर के फादर का नाम भी आपके उस एप्लीकेशन फॉर्म में पूछते हैं जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करते हैं। तो आपने क्या करना है, UK.gov वेबसाइट पे जाना है और आपने वहां पे ये फॉर्म आपका जो वो फिल किया जाता है, ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाता है। और वहां पे जब आप फॉर्म फिलअप करते हो तो वहां पे उनसे आपकी जो है बर्थ सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट, आपके माता पिता का नाम, आपके दादा दादी का नाम, जो वो ये सभी जो नाम जो आपके पूछे जाते हैं, आपके फादर की डेट ऑफ बर्थ, आपके मदर की डेट ऑफ बर्थ, तो ये भी वहां पे पूछी जाती है। तो आपने फॉर्म भरने से पहले वो पूरा रेडी रहना है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने ये फॉर्म कैसे भरना है और आपने क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। अभी तो मैं जो आपको डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से बता रहा हूँ कि 17 जो नंबर है वो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है, क्योंकि आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको जो एक प्रिंट का ऑप्शन आएगा एंड में, जब आप सबमिट कर दोगे सक्सेसफुली आप डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कर दोगे, मीन्स आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म पूरा डिटेल वगैरह, पासपोर्ट नंबर, और उसमें ये भी पूछा जाएगा कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है कि नहीं। अगर आप वहां पे यस करते हैं तो आपको वो उस जगह का नाम डालना पड़ेगा कि जहाँ पे आप जहाँ घूमे थे। जैसे मैं पहले मतलब स्विट्जरलैंड, ग्रीस और पेरिस में आप होके आया हूँ, तो मैंने उसमें भरा हुआ था जब मैंने अपना वीज़ा, मतलब मेरे को वीज़ा जब मैं अप्लाई कर रहा था तो उसमें सभी जो मैंने डेट्स पे विजिट किया था वो सारी 1 बाय 1 वहाँ पे डेट्स लिखनी पड़ती हैं कि आप कहाँ से कब तक गए थे। तो वो आपको जो है पूरा एक एप्लीकेशन फॉर्म में वो भरना होता है और जब सबमिट करने के बाद वहाँ पे एक पेपर जनरेट होता है, आपने उसका पेपर का प्रिंट आउट निकालना है और जो वो हो गया वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया आपको BFS ग्लोबल विजिट करने से पहले। 18 नंबर जो है वो 18 नंबर सबसे मेन है BFS ग्लोबल की अपॉइंटमेंट लेना। अब जो है BFS ग्लोबल क्या है, एक थर्ड पार्टी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड में भी चलती है। 2000 से उन्होंने ये स्टार्टअप किया था और अभी जिन कंट्रीज में एम्बेसी ने है, जैसे एम्बेसी है भी तो कई लोगों को जैसे दूर पड़ता है, जैसे इंडिया है, इंडिया में दिल्ली में एम्बेसी है, बेंगलुरु में एम्बेसी है, चेन्नई में एम्बेसी है और भी 2-4 जगह एम्बेसी है और चंडीगढ़ में भी है। तो जो लोग डायरेक्टली एम्बेसी विजिट नहीं करना चाहते हैं कि मतलब एम्बेसी जाएंगे तो इंटरव्यू होएगा, तो मैं भी आपको यही दूंगा कि अगर आप डायरेक्ट ना जाएं एम्बेसी, UK एम्बेसी डायरेक्ट सबमिट ना करें, तो आप सीधा बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास BFS ग्लोबल में डॉक्यूमेंट सबमिट करने का और अपने बायोमेट्रिक सबमिट करने का। जो लोग पंजाब से बिलोंग करते हैं जालंधर जा सकते हैं, चंडीगढ़ जा सकते हैं, और जो दिल्ली से कुछ लोग बिलोंग करते हैं तो वो दिल्ली में ही भी BFS ग्लोबल है, तो दिल्ली में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं और अपना बायोमेट्रिक वहां पे दे सकते हैं। जब आप वहां पे जाएंगे, जो हमारा 18 नंबर है, तो BFS ग्लोबल का ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। फॉर्म भरने के टाइम जो है उसमें 2 तरह के ऑप्शन आते हैं कि आप जो अपने डॉक्यूमेंट हैं वो उस BFS ग्लोबल को सबमिट करोगे या आप ऑनलाइन अपलोड करोगे। जैसे आपने वहां पे जाना है, ऑनलाइन जाना है BFS ग्लोबल की और आपने अपॉइंटमेंट चूज करनी है। आपने अपॉइंटमेंट वहां पे आपने चूज कर ली कि मैं मतलब इतनी तारीख को अपनी जो है बायोमेट्रिक्स देने जाऊंगा। तो जिस दिन आप बायोमेट्रिक्स देने जाओगे उससे पहले ही आपका जो लॉगिन होएगा BFS ग्लोबल का, उसमें आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने का ऑप्शन भी आएगा। अगर जो मैंने आपके ये 18 पॉइंट कवर अप किए हैं, जो मैंने 18 डॉक्यूमेंट जो आपको बताए हैं, वो आप उन सभी डॉक्यूमेंट्स को अगर आप स्कैन करके अपलोड करना चाहते हैं BFS ग्लोबल की वेबसाइट पे,
तो आप वहां पे अटैच भी कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट। उससे ये होएगा कि आपको हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करनी पड़ेगी। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप कोशिश करिए कि अपनी हार्ड कॉपी सबमिट करवाइए, क्योंकि आपने इतनी मेहनत से डॉक्यूमेंट जो है वो बनाए हैं। तो जो लोग ऑनलाइन सबमिट करना चाहते हैं ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं BFS ग्लोबल की वेबसाइट पे, और जो लोग हार्ड कॉपी वहां पे सबमिट करना चाहते हैं वहां पे सबमिट भी कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेके आपको BFS ग्लोबल तो विजिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके बायोमेट्रिक वहीं पे होंगे। जब बायोमेट्रिक आपके वहां पे होंगे, जिस दिन आपने अपॉइंटमेंट ली होगी उस दिन आपको BFS ग्लोबल के अपॉइंटमेंट का जो फॉर्म भरोगे, उसके फॉर्म भरने के बाद आपको एक वहां पे पेपर प्रिंट होएगा, आपने पेपर प्रिंट करना है, और जो आपकी डेट होएगी बायोमेट्रिक की, जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन की जो डेट होएगी, तब आप वहां पे जाओगे तो अपने जो डॉक्यूमेंट है, जो मैंने 18 पॉइंट जो कवर अप किए हैं, तो आपने ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और अपने डॉक्यूमेंट जो है अपने वहां पे सबमिट करने हैं। तो डॉक्यूमेंट सबमिट करने पर जो है वहां पे जो BFS ग्लोबल का जो वहां पे एजेंट बैठा होएगा, वो आपके पूरे डॉक्यूमेंट चेक करेगा, आपकी चेकलिस्ट पूरी तरह चेक करेगा कि आपके डॉक्यूमेंट सारे सही हैं। तो आपके सही होने के बाद जो वहां पे वो पेमेंट रिसीव करेगा, आपकी पेमेंट रिसीव करेगा। अगर वहां पे जब पेमेंट रिसीव करेगा तो आपको पूछेगा कि आपने जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखे हैं या नहीं किए हैं। अगर आपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए होंगे तो उसका जो पेमेंट है वो एक्स्ट्रा है 2500। तो आप हार्ड कॉपी जैसे आप सबमिट करते हो तो वो 2500 आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, तो वो उनकी अलग से। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते, ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट अटैच कर देते हैं, तो आपको जो 2500 है वो एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। आपका जो है वो 15,000 जो वीजा फी है वही उनको पे करनी पड़ेगी। और जैसे आपने डॉक्यूमेंट उनको सबमिट कर दिया, उसने डॉक्यूमेंट चेक कर लिए, डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद जो आपको डेट देगा वो बायोमेट्रिक की डेट देगा। कई लोगों का जो है वो बायोमेट्रिक और फिंगरप्रिंट्स जो है वो होता है वो सेम डे हो जाता है। कई लोगों को जैसे आजकल जो इंडिया, जैसे आप दिल्ली हो गया, जालंधर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, तो वहां पे काफी रश चल रहा है, तो वो समटाइम क्या करते हैं, वो मतलब डेट आपको आगे की दे देते हैं कि आपका बायोमेट्रिक कल को होएगा। अगर सेम डे मिल रही है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो आपने वहां पे पेमेंट करनी है, और पेमेंट जो हमेशा वो BFS ग्लोबल लेता है वो कैश पेमेंट लेता है, कार्ड पेमेंट वो बहुत कम लेता है। और आपने जो है वो कैश पेमेंट उनको करनी है, और कैश पेमेंट करने के बाद जो आपको वो रिसिप्ट कट करके देंगे। जब रिसिप्ट कट करेंगे तो वहां पे होएगा GWF एक नंबर जनरेट होएगा। जो नंबर जनरेट होएगा वो आपने जो स्लिप जो है वो संभाल के रखनी है अपनी स्लिप, और आपको जो स्लिप मिलेगी बायोमेट्रिक्स और आपकी जो फोटो हो जाएगी वहां पे, और वहां उसके बाद जो आपकी जो स्लिप मिलेगी और आपके डॉक्यूमेंट भी और पासपोर्ट भी आपका वहीं पे सबमिट हो जाएगा। तो उसके बाद जो है आपने GWF से अपने मतलब फॉलो अप करना है। तो मैक्सिमम जो आपको वीजा प्रोसेसिंग का जो है वो मैक्सिमम 6 वीक्स बताते हैं कि जो वीजा प्रोसेसिंग में वो 6 वीक लगेंगे। पर अभी इंडिया में गाइस आपको पता ही है कि लंदन जो UK है वो अभी यूक्रेन असिस्टेंस दे रहा है, तो उसके चक्कर में थोड़ा वीजा की जो प्रोसेसिंग चांसेस जो है वो हायर हो गए, मतलब मींस प्रोसेसिंग टाइम जो है वो ज़्यादा लग रहा है। उसमें आपके 10 to 12 वीक्स लग जा रहे हैं। 6 वीक का जो प्रोसेस है वो बहुत कम लोगों का, अगर आप ये डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करेंगे तो मैक्सिमम आपका 7 to 8 वीक्स में आपका वीज़ा पक्का आ जाएगा, ये मैं गारंटेड देता हूँ। तो आप इन डॉक्यूमेंट का फॉलो करिए और अपना आप डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करिए BFS ग्लोबल को। BFS ग्लोबल क्या करती है, आपके डॉक्यूमेंट्स लेके वो UK एम्बेसी फॉर्मेट करेगी, UK एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंट चेक करेगी और आपका वीज़ा इशू करके वो BFS ग्लोबल को भेज देगी। जब BFS ग्लोबल को जब वो भेजेगी तो आपकी जो ईमेल पे जो है वो एक डिस्पैच का मैसेज आएगा। जब आप BFS ग्लोबल में डॉक्यूमेंट आपने जमा करवा रहे होंगे तो आपकी ईमेल आईडी और आपका फ़ोन नंबर जो है वो पूछेंगे। फ़ोन नंबर जो है वो चार्जेबल होता है, अगर आप करवा सकते हैं, जिससे कि आपको मैसेज भी आ जाता है। और कई बार अगर नहीं करवाना चाहते हैं तो आपको ईमेल तो जरूर आता ही आता है। ईमेल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ईमेल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको जो UK एम्बेसी जो है आपको जो वीजा इशू कर देगी तो आपको एक मेल आएगा कि आपको डिस्पैच का मैसेज ईमेल आएगा कि आपको योर पासपोर्ट इज डिस्पैच्ड। तो आपको आपके लोग पूछते हैं कि हमें BFS ग्लोबल की तरफ से मेल नहीं आया, तो BFS से तब आएगा ना जब BFS में वो पासपोर्ट आपका पहुंचेगा। तो विद इन 3 to 4 डेज जो है वो एम्बेसी से जो पासपोर्ट जो BFS ग्लोबल के पास पहुंचेगा, और BFS ग्लोबल वाले जो वो आपको डायरेक्टली मैसेज और आपको जो है ईमेल कर देंगे कि आपका BFS में पासपोर्ट आ चुका है और आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको वीज़ा आपको इजीली मिल जाएगा। ये था गाइस मेरा डॉक्यूमेंटेशन का वीडियो। तो ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए, अगर आपको किसी को इंक्वायरी है, किसी को कोई क्वेश्चन है, तो वो डायरेक्टली मेरे को मेरे जो इंस्टाग्राम में
बता रहा हूँ, अपना जो अकाउंट बता रहा हूँ इंस्टाग्राम का, वहाँ मुझे फॉलो करके आप इजीली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। तो मैसेज करने से बाद जो मैं आपको क्लैरिटी बता दूंगा कि अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है, अगर आप कहीं पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस इतना सारा प्यार देने के लिए। और प्लीज़ इतनी मेहनत से वीडियो बनाया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो जो वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, यूके में सेटल होना चाहते हैं। तो यूके का टूरिस्ट वीज़ा जो है ये प्रोसेस रहेगा, ये डॉक्यूमेंटेशन रहेंगे जिसके थ्रू कि आप जो अपने वीज़ा को ईजिली वहाँ पे जाके आप 6 मंथ तक आप रुक सकते हैं। आप उसको वर्क वीज़ा में चेंज करवा सकते हैं, आप उसको स्टडी वीज़ा में चेंज करवा सकते हैं, जिसके थ्रू आपके बहुत ज़्यादा कम जो है वो चार्जेस आपको लगते हैं। क्योंकि आपको पता ही एजेंट जो है वो बहुत सारा पैसा खा लेते हैं, 3-3 लाख, 2-2 लाख, 1-1 लाख। अभी मेरे को कुछ लोगों के मैसेज आ रहे थे, उनसे 1.5 लाख रुपया जो इसी टूरिस्ट वीज़ा के उन्होंने सबमिट करने के दिए हैं। अगर आपका 15,000 में काम हो जाता है तो आपको 1.5 लाख रुपया देने की क्या लोड़ है। तो आप अपना वीज़ा खुद अप्लाई करिए, इन डॉक्यूमेंट के साथ करिए, आपका वीज़ा ज़रूर लगेगा। तो थैंक यू गाइस, सत श्री अकाल जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।